हाय, कैसे हैं आप लोग। आज पाई चार्ट का सेकेंड लेक्चर मैं लेकर के आपके सामने हूं। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा। कल के क्लास में हम लोगों ने काफी बेसिक सी बातें सीखी। यह जाना कि पाई चार्ट होता क्या है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें प्रतिशत का जो अप्रोच होता है उसके यूजेज क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। काफी आसान, काफी सरल क्वेश्चन कल के पार्ट में था, वो सीखने के लिहाज से था। अब समय के साथ परीक्षा के प्रारूप में परिवर्तन हुए हैं। परीक्षा का स्तर जो है पहले की तुलना में ज्यादा कठिन हुआ है। कम समय में ज्यादा डाटा आपके सामने रखा जाता है। आपके पास केवल पाई चार्ट नहीं बल्कि मल्टीपल पाई चार्ट के क्वेश्चन आते हैं। अब मल्टीपल पाई चार्ट होता क्या है? जब दो पाई चार्ट आपको एक ही क्वेश्चन में दिए जाएं, दोनों के डाटा अलग अलग हों और दोनों को कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे मल्टीपल पाई चार्ट कहते हैं। तो अब मल्टीपल पाई चार्ट के क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे हल करें, आज के क्लास में हम लोग वही सीखने वाले हैं। अब देखो, जब पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है और खास करके मल्टीपल पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है तो आपको दो पाई चार्ट होंगे, साथ में उसका क्वेश्चन होगा। तो अब आपके मोबाइल के स्क्रीन पर एक साथ सबको रखना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये मेरा आग्रह है, मेरा आदेश बिल्कुल नहीं, कभी मैं आदेश नहीं देता, मैं आपसे आग्रह ही करता हूं कि अगर आप अभी पढ़ने के मूड में है तभी आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप अभी छोड़ दें। जब आप पढ़ने के मूड में हो, आपके पास कॉपी हो, कलम हो, तभी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि जब मैं क्लास शुरू करूंगा तो आपको कुछ चीजें उतारनी होंगी, कुछ लिखना होगा, कुछ नोट्स बनाने होंगे, तभी आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो आप सच में पढ़ना चाहते हैं, सच में सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसी प्रकार से इस वीडियो को देखें जैसे क्लास में मैं पढ़ाता हूं और आप पढ़ते हो। तो चलो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। आप सब तैयार हो? चलो ठीक है। आपके सामने दो पाई चार्ट है जिसमें एक उत्पादित मात्रा बता रहा है जो 2000 टन है और दूसरा जो पाई चार्ट है वह उत्पादों के विक्रय से जो कुल आय प्राप्त हुआ उसके बारे में बता रहा है, जो कि 45 मिलियन में दिया हुआ है। अभी पहला अगर पाई चार्ट देखें तो ए 18%, बी 13%, सी 15%, डी 17%, ई 21%, एफ 16%। वहीं पर दूसरे अगर चार्ट को देखें तो ए का 15%, बी का 17%, सी का 12%, डी का 18%, ई का 22% और एफ का 16% दिया हुआ है। इस चार्ट को पहले आप उतार लीजिए। इस पर हम लोग क्वेश्चन बनाने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इस पर, उत्पाद सी का प्रति टन उत्पादन व्यय अगर 16,000 रुपया है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करें और बनाएं, उसके बाद मेरा वीडियो देखें। चलिए मैं आपको बताता हूं। अच्छा पहले आप यह बताओ, लाभ किसे बोलते हैं। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, देखो मैं आपको बिल्कुल उस तरह से पढ़ाना चाहता हूं जैसे क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, एक एक चीज समझाकर, ताकि एक बार जब आप इस चीज को समझ जाओ तो कभी आपका क्वेश्चन फंसे नहीं, आप इजीली बना सको। हाँ, तो मैं आपसे पूछ रहा था कि लाभ किसे कहते हैं। जब आप कोई बिजनेस करते हो तो आपने पैसा लगाया, उसके बाद आपको रिटर्न में जो प्राप्त हुआ, तो दोनों के बीच में जो अंतर होगा, अगर रिटर्न ज्यादा हुआ तो लाभ हुआ, अगर रिटर्न अगर कम हुआ तो हानि हो गया। बात समझ रहे हैं ना। यहां भी हमें वही काम करना होगा। पहला जो चार्ट दिया हुआ है उसमें उत्पादन की मात्रा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब उत्पाद सी की जो मात्रा है वह क्या होगी, तो टोटल जो उत्पादन है वो तो 2000 टन का है। सी का शेयर कितना है उसमें, तो 15%, यानी कि हम कह सकते हैं 300 टन के बराबर। यहां से आप हल करोगे तो अब इसका व्यय या खर्च जो भी बोला जाए
यानी जितना पैसा इसने इन्वेस्ट किया था इस उत्पाद सी के लिए जो लगाया गया था, वह प्रति टन कितना बोला गया? 16,000। और उत्पाद कितना हुआ? तो 300 टन का। तो एक टन पर अगर 16,000 का खर्च हो रहा है और 300 टन का उत्पादन हुआ तो कुल खर्च होगा कितना? 48 लाख रुपए के बराबर। समझ में आ रहा है? अब खर्च कितना हुआ इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 48 लाख रुपए खर्च किए गए। अच्छा, इसका इनकम क्या होगा? अब इसकी जानकारी आपको दूसरे पाई चार्ट से पता चलेगी। इसे ही कहा जाता है मल्टीपल पाई चार्ट। दोनों का डाटा जब तक आप साथ में नहीं लोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। दूसरे पाई चार्ट में इनकम दिया है 45 मिलियन कुल। मिलियन समझते हो? 45 पर जब 6 जीरो लगाओगे ना तब जाकर 45 मिलियन उसे हम लिख पाएंगे। तो अभी 45 मिलियन बोला गया, यहाँ पे जीरो की संख्या 6 रखना पड़ेगा। शेयर सी उत्पाद का क्या है बाबू? तो 12%। आप चार्ट देखते रहना। अभी यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। क्या होगा? 12 से 5 में मल्टीप्लाई करो 60 होगा, 12 से 4 में गुना करो 48 और 6 54, यानी हम कह सकते हैं कि 54 लाख है इसके द्वारा इनकम प्राप्त होगा। 48 लाख खर्च, 54 लाख प्राप्त हुआ, फायदा हुआ ना कितने रुपए का? 6 लाख रुपए का। तो 6 लाख रुपए यह फायदा हुआ। तो आपका लाभ तो पता चल गया, लेकिन क्वेश्चन में लाभ का प्रतिशत पूछा गया था। अब लाभ का प्रतिशत अगर निकालना है तो 6 लाख और बटा में क्या करेंगे? जितना पैसा लगाया गया था यानी 48 लाख। तो 6 लाख लिखने के लिए 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, 48 लाख लिखने के लिए भी 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। जीरो से जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको प्रतिशत में अगर आंसर देना है तो चलो मैं आपको इधर बना रहा हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी यहां पर 6 लाख प्रॉफिट हो रहा है, 48 लाख 48 लाख खर्च किया गया था। प्रतिशत में आपको आंसर देना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसको छोटा करो। अभी 6 से अभी सिंप्लीफाई यहां पर मैं कर लेता हूं 8 बार में। 100/8 100/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। 12.5%। देखो ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो आपका है वहां पे आंसर दिया हुआ है 12.5%। देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि उत्पाद ए का प्रति टन विक्रय कीमत क्या है, आपको निकालनी है। पहले चार्ट में अगर हम देखें तो मात्रा की जानकारी मिलता है, यानी उत्पादन की मात्रा और इस बार उत्पाद ए के लिए लेना है तो कुल मात्रा तो 2000 टन है ना, और ए का उत्पादन की मात्रा का शेयर क्या है? 18%। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि 360 टन का इसके द्वारा उत्पादन हो रहा है। अच्छा, जब विक्रय किया गया तो इसको कुल कितने पैसे प्राप्त होंगे? तो अगर यहां से आय की अगर बात किया जाए तो कुल आय तो 45 मिलियन है और ए का शेयर है कितना? तो 15%। अब यहां से हल करेंगे तो अभी देखो बचेगा क्या हमारे पास? 15 से 5 में अगर गुना करो 75 और 15 से 4 में गुना करो तो 60 होगा, यानी 67। तो हम कह सकते हैं कि 67,50,000 यह इसके द्वारा इनकम होगा। कितने टन का? तो 360 टन का। पूछा गया सवाल में क्या था? 1 टन का। अब काफी आसान क्वेश्चन हो गया। 1 टन का अगर आपको बताना है तो 67,50,000 पूरे 360 टन का आय है, तो आप इससे डिवाइड कर दो तो 1 टन का आपका वैल्यू मिल जाएगा। अगर डिवाइड करेंगे आंसर होगा 18,750। देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सभी 6 उत्पादों को मिलाकर के औसत विक्रय कीमत क्या है। अब इस क्वेश्चन में छात्र गलती क्या करते हैं? देखते हैं कि विक्रय कीमत तो 45 मिलियन है और 6 उत्पाद है, तो 45 मिलियन को 6 से डिवाइड केवल कर देते हैं और आंसर अपना दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि
आपको 2000 टन का उत्पादन हो रहा है, इस बात से आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर 6 उत्पाद है, लेकिन आपको अगर औसत में बताना है तो 6 से आप भाग नहीं दे सकते हो। जब भी आपको बताना होगा इस तरह के प्रश्नों में तो कुल मात्रा से आपको भाग देना होगा। यहाँ पर 45 मिलियन बोला गया, 45 मिलियन कुल इनकम है और कितना टन का, तो 2000 टन का। तो अभी आप यहां से भाग दे सकते हो। अभी 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 बार में 4, अगेन 2 बार में लेके जाएंगे, 5 बार में 10 और 2 जीरो, यानी 22,500। और देखो तीसरा नंबर जो ऑप्शन होगा ना, वह आपका आंसर होगा। यही चीजें आपको सीखनी है। जब डीआई का सेक्शन हम पढ़ते हैं, पाई चार्ट पढ़ते हैं, तो पाई चार्ट के अंतर्गत क्वेश्चन का मूड क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हल कैसे करना है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण बातें हैं। बात समझ में आ रही है आपको ना? तो देखो इस पे 3 सवाल थे, लेकिन इस 3 सवाल को लेकर के हम लोगों ने काफी कुछ सीखा। अब अगला पाई चार्ट लेते हैं और उस पे जो पूछे गए सवाल है उसको मैं देखता हूं। ठीक है, रेडी? आप अपने स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं कि वर्ष 2001 में छात्रों की कुल संख्या का एक पाई चार्ट आपके सामने दिया गया है और वर्ष 2002 में छात्रों की कुल संख्या का आपके पास एक पाई चार्ट दिया हुआ है। 2001 में कुल 1800 छात्र थे और 2002 में 2200 छात्र थे। सबका डाटा अलग अलग दिया हुआ है। सबसे पहले आप इसको अपने कॉपी में उतार लें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। ये क्वेश्चन देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि वर्ष 2001-2002 में कृषि में अध्ययनरत छात्रों की संख्याओं के बीच अनुपात क्या है। अब देखिए गलती क्या करते हैं छात्र ऐसे प्रश्नों में। 2001 में तो 4% दिया हुआ है, पाई चार्ट आपने उतारा था ना, तो 4% 2001 में और 2002 में 3%। ऑप्शन नंबर बी में 4:3 दिया हुआ है, तो चूंकि 4% 2001 में दिखाई दे रहा है और 2002 में 3%, तो 4 और 3 का अनुपात है, तो गलती से इस ऑप्शन को वो सेलेक्ट कर लेते हैं, जबकि यह आंसर गलत है। बनाने का सही तरीका यह होगा कि चूंकि 2001 में 1800 स्टूडेंट हैं और जबकि 2002 में 2200 स्टूडेंट हैं। मैं बहुत ही आराम से आपको समझाऊंगा। तो आप जब अनुपात अगर निकाल रहे हो तो 1800 स्टूडेंट जो 2001 के हैं, तो वहां पे 4% और 2002 में 2200 स्टूडेंट हैं और वहां पे कितना प्रतिशत दिया हुआ है कृषि के लिए, तो 3%। वास्तविक अनुपात तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा। 100 तो दोनों तरफ है तो आप कैंसिल कर सकते हो, ये 2 जीरो भी हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 से 18 को 6 बार में कैंसिल किया जा सकता है, 2 से 11 बार में और 2 से 3 बार में। अभी जो हमारे पास कैलकुलेशन बचा, 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और यहाँ पे तो सिर्फ 11 है, यानी कि हम कहेंगे कि इनका जो रेशियो होगा वह 12:11 का होगा। और तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, सही आंसर होगा 12:11 का। बात समझ पा रहे हैं? तो इस तरह के प्रश्नों को बनाते समय आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। होते आसान है, लेकिन जहां आपने थोड़ी सी सावधानी हटाई तो दुर्घटना घटी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। और दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विज्ञान में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 2001 की तुलना में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई। अब इसका अर्थ आप समझ पा रहे हो, 2001 से हमें तुलना करना है, तो 2001 से तुलना करना है, तो किसका तुलना करना है, तो 2002 का, सभी स्टूडेंट का बिल्कुल नहीं, सिर्फ विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों का। तो आप अगर चार्ट को देखो तो 2001 में 24% स्टूडेंट विज्ञान विषय को लेकर के पढ़ रहे थे। 2002 में 25% स्टूडेंट जो हैं वह विज्ञान विषय को लेकर के पढ़ रहे हैं। लेकिन 2001 में तो 1800 स्टूडेंट थे, तो
छात्रों की जो संख्या 2001 में होगी वह है 1800 का 24%। यानी कि इसको अगर आप हल करो तो लिख सकते हो 432। 18 और 24 का गुना करेंगे 432 होगा। अच्छा, 2002 में संख्या क्या होगी? तो 2002 में कुल छात्र तो 2200 है ना, और विज्ञान विषय को लेकर पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 25% है। यानी कि अगर यहां से अगर हल करें तो इनकी संख्या क्या होगी? 550। यहां तक बात समझ में आ रही है? 2001 में 432 विद्यार्थी थे और 2002 में कितनी संख्या हो गई? 550। यानी कि 2001 से 2002 में अगर मैं तुलना करूं तो यहां पे वृद्धि हो रहा है। कन्फर्म है? अब यह जो वृद्धि हो रही है वह वृद्धि कितने की हो रही है? तो आप यहां से अगर 550 से 432 को घटाएंगे तो 118 होगा। यानी 118 छात्र 2001 की तुलना में 2002 में बढ़ गए। अब आपको प्रतिशत में बताना है। 118 वृद्धि हो रहा है, तुलना जिससे करना होता है, कल भी मैंने बताया था, उसे नीचे रखते हैं तो 2001 से तुलना करना है। यानी कि 432 से हम भाग देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है? तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, इसको अगर आप हल करोगे तो कंप्लीट तो कटेगा नहीं। आप थोड़ा मान कर चलो कि यहाँ पे 432 न होकर 400 है। एक काफी आसान सा तरीका होता है निकटतम मान निकालने के लिए। यानी कि अगर यह 432 नहीं रहता, अगर 400 रहता तो 2 जीरो तो कट जाते ना। तो अभी यहाँ पे 4 बचता, तो 4 से अगर हम भाग देंगे तो मैक्सिमम कितना बार में लेकर जा सकते हैं? 2 बार में। तो 4 से 2 बार में 8 है, अभी 38 होगा। अब 4 से अगर मैं लेकर के जाऊं तो कितना बार में लेकर जा सकते हैं? यानी 9 बार में लेकर जा सकते हैं, तो 29 हो जाएगा। किसी ऑप्शन में 29 तो है नहीं, 28 भी नहीं है, 27 है। यानी कि लगभग 27%। और ये वृद्धि होगा, ये वृद्धि होगा। पहले नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार से निकटतम मान निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन से आप बच जाइएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना? आप उतारना चाहें तो वीडियो को पॉज करके और उतार सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं। अब देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्ष 2001 में वाणिज्य और इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या इसी विषय में, इसी विधा में वर्ष 2002 में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? सिंपल सा सवाल है। हम 2001 के भी वाणिज्य और इंजीनियरिंग के छात्रों की संख्या निकालेंगे और वर्ष 2002 के भी, और दोनों का आपस में तुलना कर लेंगे। अब आप यहां पर यह देखो कि वर्ष 2001 में कुल छात्र थे कितने? 1800। तो 1800 का हमें कितना प्रतिशत निकालना पड़ेगा? तो वाणिज्य और इंजीनियरिंग की बात करें तो वाणिज्य में 28% और इंजीनियरिंग में 15%, तो कुल हो जाते हैं 43%। यानी कि 43% निकालना पड़ेगा। इसकी तुलना करना किससे है? तो वर्ष 2002 के छात्रों से। तो वर्ष 2002 में कुल छात्र थे कितने? 2200। आप समझ रहे हैं? काफी मैं आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। अगर अब यहां पर देखें कि 2002 में वाणिज्य में कितने प्रतिशत छात्र हैं? तो 30%, चार्ट में दिया हुआ है। इंजीनियरिंग में कितने प्रतिशत छात्र पढ़ रहे हैं? तो 14%। यानी कि यहां पे टोटल क्या होगा? तो 44%। अब चूंकि तुलना करना है और प्रतिशत में हमें रिस्पांस देना है, तो प्रतिशत में आंसर देने के लिए गुना क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। अगर आप इतना अब कैलकुलेशन कर सकते हो तब तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। इस कैलकुलेशन को अगर आप जल्दी करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो काफी समय लगेगा। जल्दी करने के लिए आपको करना क्या होगा? यहाँ पे 43 है और यहाँ पे 44 है। अगर इस 43 को अगर मैं 44 बना दूं तब तो दोनों आपस में कट जाएंगे। मानकर चलते हैं कि दोनों चूंकि नजदीक के वैल्यू है तो दोनों बराबर हो, तो यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। अभी देखो, यहां से अगर मैं कैंसिल करूं, 2 जीरो यहां पर कैंसिल किया जा सकता है। 2 से
9 बार में और 2 से 11 बार में, यानी कि हमारे पास बचेगा क्या, तो 900 और बटा में 11, 900 बटा 11। अब 11 से अगर मैं लेकर जाऊं तो मैक्सिमम मैं 8 बार में लेकर जा सकता हूं। तो ऑप्शन को भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये लगभग 80 के बराबर आएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, लगभग 80% के बराबर होगा। तो काफी नजदीक का वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सारे उपाय करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप प्रश्न को जल्दी हल कर सकते हो। देखिए, इस छोटे से और कम समय के वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि आपको अच्छे तरीके से मल्टीपल पाई चार्ट को समझा सकें और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहां पे हल कैसे करना है, इसके बारे में आपको बता सकें। आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इस तरह के वीडियो को, कंसेप्ट का वीडियो वैसे भी लंबा नहीं होना चाहिए, और जहां पर कैलकुलेशन के साथ कंसेप्ट वर्क कर रहा हो तो वह वीडियो ज्यादा लंबा अगर होता है तो वह यूजफुल नहीं हो पाता है। आप कम क्वेश्चन बनाओ लेकिन कंसेप्ट को बेहतर तरीके से समझो। ये मेरा अपना विचार है, व्यक्तिगत विचार है। आप सहमत हैं या नहीं है, आप मुझे जरूर बताना। और जो जानकारी मैंने आपको अभी दी है मल्टीपल पाई चार्ट के बारे में, वह आपके लिए कितना यूजफुल है यह भी मुझे बताइएगा। निश्चित रूप से आप समझ पा रहे होंगे, यह मेरा विश्वास है, लेकिन सिर्फ मेरे विश्वास से कुछ नहीं होता। आपका भी जवाब मेरे पास आना चाहिए, आप कितना बेहतर समझ पा रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, इन सभी शुभकामनाओं के साथ। बाय बाय।